कैलाश जी का दिल से बहुत बहुत स्वागत। वैसे तो आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, आपको सारा विश्व जानता है। भारत के साथ साथ श्री कैलाश सत्यार्थी जी को बाल श्रम उन्मूलन और सभी बच्चों की शिक्षा की जरूरत पर बल देने की वकालत करने के लिए 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मध्य प्रदेश के विदिशा में जन्मे हैं, पेशे से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर रहे हैं, कुछ वर्ष इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाया भी। उसके बाद दुनिया में बाल दास्ता को खत्म करने का प्रण लिया है और आपका जीवन समर्पित है बिल्कुल इसी कॉज के प्रति। और इसके लिए 100 मिलियन फॉर 100 मिलियन एक विश्वव्यापी अभियान की शुरुआत की है। ये पहला मंच है जिसमें करीब 2 दर्जन से ज्यादा नोबेल पुरस्कार विजेता और अन्य लोग इस मुहिम में शामिल हैं। सर, तो बच्चे हैं यहाँ पे, बातें आपसे बहुत सारी होंगी, लेकिन सबसे पहले मुझे लगता है ये सब जानना चाहते होंगे कि बचपन कैसा था आपका? बिल्कुल चंचल, अल्हड़, बदमाश, या फिर शुरू से ही आप? दोनों का मिश्रण था जी। चंचल, अल्हड़ भी था और कुछ गंभीर चीज़ें भी मैंने बचपन में सोचना शुरू कर दी थी। लेकिन तब भी ऐसा नहीं था कि मैं चुपचाप गंभीर बन के बैठ जाऊं या किताबों में इतना रम जाऊं कि खेल कूद भूल जाऊं। मैं खूब खेलता कूदता था, दोस्तों को इकट्ठा करता था, सब करता था, साधारण बच्चे जैसे होते हैं वैसा था मैं। लेकिन स्कूल का मेरा पहला दिन ही मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा पाठ था। स्कूल के अंदर तो जो हमारे टीचर ने सिखाया होगा वो सिखाया होगा, लेकिन स्कूल के बाहर वो पाठ मुझे सीखने को मिला। वही शायद आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट रहा। वो जिंदगी का पहला स्पार्क कह सकते हैं, पहली चिंगारी कह सकते हैं जी। जब मैंने अपने स्कूल के बाहर एक मेरी उम्र के 5-5.5 साल के बच्चे को जूता पॉलिश करते हुए देखा, तो मेरे मन में ये सवाल आया कि हम सब तो स्कूल जाने के लिए होते हैं, यही हमारे माँ बाप ने, भाई बहनों ने सिखाया है, और एक बच्चा बाहर हमारे पैरों की तरफ देख रहा है कि शायद हम उसे कुछ काम दे दें। और हम लोगों ने सबने नए जूते पहने थे। तो मैंने अपने टीचर से पूछा, उन्होंने कहा कि तुम्हारा पहला दिन है, पढ़ाई में मन लगाओ, नए दोस्त बनाओ। घर वालों ने भी लगभग यही बात कही कि गरीब के बच्चे हैं, मजदूरी करते हैं, ये आम बात है, माँ बाप की मदद करते हैं। लेकिन मेरे मन में बहुत बुरा लगा। सवेरे में देखता था उसे काम करते हुए, शाम को लौटता था, दोपहर बाद तो भी देखता था उसे उसी तरह। तो मुझे दुख भी बहुत हुआ और मन ही मन गुस्सा भी बहुत आया, क्योंकि सब लोग एक ही बात कह रहे हैं कि अरे ये तो चलता है, लेकिन मैं ये मानने तैयार नहीं था कि चलता है। तो एक दिन जब मैं लौट रहा था वहाँ से, तो मैं रुका, बहुत दिन से हिम्मत जुटा रहा था, और मैं उस बच्चे और उसके पिता के पास खड़ा हो गया। तो बच्चे से मैंने पूछा, तो वो 5-6 साल का बच्चा था, ज़्यादा कुछ बोला नहीं, शर्माया वो। लेकिन उसके पिता ने हाथ जोड़कर कहा कि बाबूजी, स्कूल जाने के लिए तो आप लोग पैदा होते हैं, हम तो मजदूरी करने के लिए ही पैदा होते हैं। तो मुझे बहुत दुख हुआ और मैं रोने लगा, रोते रोते घर पहुंच गया। और मेरे मन में ये आया कि अपने बचपन की कीमत पर, अपनी पढ़ाई की कीमत पर, अपनी ज़िंदगी के सपनों की कीमत पर बच्चे दूसरों की गुलामी क्यों करते हैं? भगवान ने तो सबको एक जैसा बनाया, अल्लाह मियाँ ने तो सबको एक जैसा बनाया, और हमने कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दी। तो ये मेरे बचपन में पहली घटना घटी। आप पहले दिन स्कूल गए थे, आपकी उम्र भी तो बहुत छोटी थी। हाँ, 5.5 साल का था। 5.5 साल। और तब आपने ऐसा सोचा? तब मैंने सोचा, इत्तेफाक था, मुझे ये देखने को मिला, शायद वो बच्चा मुझे वहाँ ना दिखता तो ये बात मेरे मन में ना आती उस वक्त। लेकिन छोटी उम्र में, आप लोगों की उम्र में, हमारा दिल बहुत साफ़ होता है, हमारा नज़रिया बहुत साफ़ होता है। अगर उस उम्र में हम कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं तो फिर पूरी ज़िंदगी उन चीज़ों को बड़ा बनाते हैं। जो चिंगारी शुरू में जलती है वो बाद में मशाल बन जाती है, सूरज बन जाती है। तो अच्छाई की चिंगारी अगर बचपन में जलेगी तो उसका असर पूरी ज़िंदगी रहेगा। बिल्कुल। आप प्रश्न पूछना चाहते हैं? चलिए पूछ लीजिए। आप अपना नाम ज़रूर बताएंगे। सर, मेरा नाम सत्यम झा है और मैं राजकीय सर्वोदय विद्यालय शक्तिनगर में पढ़ता हूँ। सर, मेरा आपसे एक प्रश्न था कि आपके पद चिन्हों पर हम चलना चाहते हैं, तो आप हमें क्या संदेश देंगे? मैं कभी नहीं चाहूँगा सत्यम कि तुम मेरे पद चिन्हों पर चलो, तुम अपने पद चिन्ह बनाओ। लेकिन जो कुछ मैंने सीखा
वो मैं बता सकता हूँ, जी। पद चिन्ह नहीं बता सकता। मैंने सीखा अगर भगवान ने हमें सपने देखने के लिए दिमाग दिया है, सोच मन दिया है, तो छोटे सपने देखने के बजाय बड़े सपने देखें, बड़े बड़े सपने देखें, जितने बड़े देख सकते हैं उतने देखें, पहला। लेकिन जो लोग अपने लिए सपने देखते हैं, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, मानवता के लिए सपने नहीं देखते, तो वो दुनिया के इतिहास में कोई योगदान नहीं देते ना पद चिन्ह बनाते। वो अपना ही घर बना लेते हैं। पद चिन्ह बनने के लिए चलना पड़ता है सबको साथ लेकर। तो बड़े सपने देखो, सबके लिए सपने देखो। दूसरा, सपने देखने के साथ साथ अपने भीतर की ताकत को पहचानें। हमारे अंदर बहुत बहुत ताकत है, बहुत बहुत संभावनाएं हैं, भविष्य की पोटेंशियल बहुत है हमारे अंदर, तो उसका इस्तेमाल करें। बाहर भी बहुत अच्छी चीज़ें हो रही हैं, हमेशा बुराई नहीं है, अच्छाई भी हमारे चारों तरफ फैली हुई है। उस अच्छाई में से हम संभावनाएं तलाशें, अवसर तलाशें, अपॉर्चुनिटीज़। और तीसरी चीज़ जो है वो है कि जब हम दोनों चीज़ें कर लें तो फिर हम चुपचाप ना बैठें कि शेख चिल्ली के सपने हो जाएं हमारे। हम करें, उन सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करें, परिश्रम करें, पीछे पड़ जाएं उसके और उसको यथार्थ बना दें, ड्रीम्स को रियलिटी बना दें। तो अंग्रेजी में मैं कहता हूँ इसे 3D का फार्मूला। पहला D ड्रीम, सपना। दूसरा D डिस्कवर, डिस्कवर द इनर पावर एंड डिस्कवर द अपॉर्चुनिटीज आउटसाइड। तो डिस्कवर मतलब खोज, अपनी ताकत। और तीसरा ड्रीम, डिस्कवर एंड थर्ड थिंग इज डू, करो। तो ड्रीम, डिस्कवर, डू, इससे आप अपने पद चिन्ह खुद बना लोगे। और सत्यम, यकीनन जिस निष्ठा, जिस समर्पण, जिस जुनून के साथ इस आंदोलन की शुरुआत की है उन्होंने और आज तक इसमें समर्पित है, कार्य कर रहे हैं, तो ये मिट जाएगा बिल्कुल जड़ से, ये जो बाल मजदूर की समस्या है पूरे विश्व से। जी, आप अपना प्रश्न पूछिए, अपना नाम बताएं। नमस्कार सर, मेरा नाम शुभांकर है। मेरा आपसे यह प्रश्न है कि हम सब जानते हैं कि आपको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है, तो क्या आप बचपन में शांत रहते थे? मैं कोशिश करता हूँ कि अब भी शांत रह जाऊं, लेकिन अब भी नहीं रह पाता हूँ। बचपन में तो मैं कभी शांत रहा नहीं। कुछ तोड़फोड़ भी करते थे, होली पर लोगों को परेशान भी करते थे और कुछ रंग लगा देते थे। दूसरे लोग जो रंग नहीं लगवाना चाहते थे, कई बार उनको छेड़खानी करते थे। तो ये सब चलता था बचपन में। शांत में तब भी नहीं था। लेकिन शांत का मतलब ये नहीं है कि आप चुपचाप बैठ जाएं। शांत का मतलब ये है कि आप अपने आसपास ऐसा कोई काम ना करें जिससे अशांति पैदा हो, जिससे किसी को नुकसान पहुंचे, जिससे किसी को कष्ट पहुंचे। अगर ये काम ज़्यादा करोगे तो फिर मन भी अशांत रहेगा, समाज में भी अशांति फैलेगी। धन्यवाद सर। जी, नाम बताएं अपना। मेरा नाम आद्या जैन है, मैं बाल भारती पब्लिक स्कूल से हूँ। मेरा ये प्रश्न था आपसे कि आपको किस चीज़ ने मोटिवेट करा ये बचपन बचाओ आंदोलन शुरू करने के लिए, और क्या आपकी परिवार ने आपकी मदद की? आद्या, जिस वक्त मैंने एक अभी कहानी सुनाई ना, तो उस बच्चे के बारे में मैं सोचता रहा, कुछ अपने बचपन में करता रहा। पुरानी किताबें इकट्ठी करके ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुंचाने के लिए मैंने शिक्षकों के हाथ पांव जोड़े और वो हुआ, शिक्षकों ने उसको चलाया। इसी तरह कुछ और चीज़ें करता रहा मैं। फीस इकट्ठी करने के लिए हमने कभी जूता पॉलिश किया, कभी ठेला लगाया, कभी चाय की दुकान खोल ली मैंने अपने हाई स्कूल के दौरान। और उससे जो पैसे आते थे मेले में, जब मेला लगता था हमारे यहाँ विदिशा में, तो चाय वाय बेची हम 10-15 बच्चों ने मिलके। पकोड़े बनाना सीख लिया मैंने। और आज भी मेरे घर में इसी बात पर झगड़ा होता है कि खाना मैं अच्छा बनाता हूँ या सुमेधा जी मेरी धर्मपत्नी अच्छा बनाती हैं। तो मेरे बच्चे भी थोड़ा डिप्लोमेसी सीख गए, मेरे पास आते हैं तो मुझे कह देते हैं अच्छा बनाए पापा का खाना, धीरे से कहते हैं पापा आप ही बनाओ। लेकिन हम ये जानते हैं कि आप एक बहुत अच्छे कुक भी हैं। तो हाँ, तो मैं बता रहा हूँ ना, तो वहीं से सीखा मैं कि जब मेरी चाय की दुकान चलती थी मेले वेले में, भीड़ भाड़ में, कभी कभी हम छुट्टियों में लगाते थे ना, तो सोचा कि पकोड़े भी बनाना सीख लो, फिर समोसे भी बनाना सीख लो, फिर कुछ और सीख लो। तो इस चक्कर में मैं एक कुक टाइप हो गया। सब कुछ तो नहीं कह सकता क्योंकि हम शाकाहारी हैं पक्के, तो इसलिए अब मीट वीट तो नहीं हमें बनाना आता, अंडे भी बनाना नहीं आता, लेकिन शाकाहारी खाना काफ़ी बनाता हूँ मैं, अभी भी फुर्सत में बनाता हूँ। तो ये करते रहे हम बचपन में। लेकिन मेरे माँ बाप चाहते थे कि मैं इंजीनियर बन जाऊँ, और बहुत साधारण परिवार था हमारा, बहुत गरीब नहीं थे लेकिन अमीर भी नहीं थे। मेरे पिताजी पुलिस में सिपाही थे और उनकी मृत्यु जल्दी हो गई,
उनके देहांत के वजह से मेरी माँ विधवा थीं और वो कहती रहती थीं कि अपने पिताजी का सपना पूरा करने के लिए इंजीनियर बन जाओ। और उस समय भारत में बहुत ज़रूरत थी इंजीनियर्स की, अभी भी है लेकिन उस समय बहुत ज़्यादा थी। और ख़ासकर जो मैंने पढ़ाई की और आगे और पढ़ाई की इंजीनियरिंग करने के बाद भी, कि हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर की डिज़ाइन। तो जब ये रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ भारत में और दुनिया में, तो उसके लिए हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर चाहिए होते थे कि बिजली जाए गांव-गांव में। वो मैंने सीखा, वो ही पढ़ाया, मेरा सब्जेक्ट था। तो बहुत मेरे पास मौके थे भारत में भी और दुनिया भर में भी। लेकिन मैं बचपन से ही वो बच्चों के मामले में बहुत संवेदनशील था। तो फिर मैंने सोचा कि अखबारों में लिखा जाए, तो मैं अखबारों में कुछ लिखने लगा, आर्टिकल्स। लेकिन अखबार वाले भी कितनी बार छापते इस मुद्दे को, क्योंकि ये मुद्दा नहीं था। आद्या उस समय देश में कोई भी इस पर बात नहीं कर रहा था, काम करना तो दूर की बात है। भारत में कानून भी नहीं था अपना, कानून बना 1986 में। संयुक्त राष्ट्र संघ का घोषणा पत्र, जो बाल अधिकार की बात हम करते हैं, चाइल्ड राइट्स जिसकी बात आपने करी अभी, वो चाइल्ड राइट्स का पूरा कंसेप्ट और पूरा उसका जो बना घोषणा पत्र, वो 1989 में बना और 1990 से वो लागू हुआ। और मैं बात कर रहा हूँ 70 के दशक की, 80 के, तो बहुत मुश्किल था। तो मैं लिखते लिखते मैंने अपनी एक मैगजीन शुरू कर दी, संघर्ष जारी रहेगा। और एक दिन अचानक एक बाप बहुत बूढ़ा दिख रहा था, जिसकी बेटी को रेड लाइट एरिया में बेचा जाने वाला था। तो उसको वो अपनी रोना लेके आया कि मैं लिख दूं मैगजीन में। लेकिन जब मैं उसकी बात सुन रहा था कि उसकी 15 साल की बेटी बिकने वाली है और ब्रॉथल्स के एजेंट उसको ख़रीद सकते हैं, वो जो वहीं पैदा हुई थी गुलामी में, और ये पूरा परिवार और कई परिवार ईंट के भट्टे पे गुलाम बने हुए थे। तो जब मैं लिख रहा था उसकी कहानी, तो मेरे मन में आया कि अगर ये मेरी बेटी होती या मेरी बहन होती, मैं 26 साल का था, तो मुझे लगा मेरी बहन होती तो मैं चुपचाप लिखा पढ़ी नहीं करता, बल्कि पूरी दुनिया को ऊपर नीचे कर देता। बहुत मुझे मन में गुस्सा आया। उस आदमी का नाम था वासल खान। तो वासल खान को मैंने कहा कि मैं तुम्हारी बेटी साबो को ज़रूर बचाऊंगा, मैं खुद चलूँगा, मेरे साथियों को इकट्ठा करूँगा, लेकिन मैं अपनी बहन को बचाऊँगा। तो वो रोने लगा, हाथ पांव पकड़ के बोला, ये लोग तो बहुत ताकतवर हैं, मार डालेंगे हम सब। लेकिन मैंने कहा मेरे घर चलो। तो मैं इंजीनियरिंग का जॉब छोड़ के जब दिल्ली आया, तो मैं एक बहुत छोटे से इस 8 फुट बाई 10 फुट के कमरे में, ये जो स्टेज है इससे आधे कमरे में एक स्टोर रूम था किसी का, मैं रहता था, मेरी पत्नी भी रहती थी। मेरी पत्नी भी जर्नलिस्ट थी, उनके अखबार में लिखता था मैं, मैगजीन में। तो खैर वासल खान को हमने समझाया, अपने दोस्त इकट्ठे किए, मेरी पत्नी के शादी के गहने मैंने निकाले और हमने कहा इनको गिरवी रखते हैं, बेचते हैं, ताकि ट्रक वगैरह का इंतज़ाम कर सकें, गाड़ी वाड़ी का। पंजाब जाना था हमको, तो सब इंतज़ाम करके हम चले गए वहाँ। लेकिन हमारी पिटाई हो गई, उन्होंने हमको मारपीट करके भगा दिया और वासल खान को पकड़ लिया। तो हम छुड़ा के नहीं ला पाए। लेकिन मैं सोचता था कि अगर एक दरवाज़ा बंद होता है तो कहीं ना कहीं एक खिड़की ज़रूर खुली रहती है, और एक खिड़की बंद होती है तो पूरे दीवार में कहीं ना कहीं कोई ऐसा कमज़ोर क्षेत्र या कमज़ोर जगह होती है जिसको तोड़कर खिड़की बनाई जा सकती है। तो मेरे मन में आया कि मैं हार तो मानने वाला नहीं हूँ, हार मान गए तो फिर तो ख़त्म। जैसे कहते हैं ना, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। तो मन से हार नहीं माननी चाहिए, तो मैंने नहीं मानी। कुछ वकीलों की मदद से मैंने एक कोर्ट में मुकदमा किया, और एक अंग्रेज़ के ज़माने का कानून चला आ रहा था, हैबियस कॉर्पस। उसके माध्यम से हमने जब कोर्ट में अपील की तो कोर्ट ने आदेश दिया, और कुछ दिनों के अंदर ही न केवल हमारी वो बहुत सुंदर प्यारी बहन साबो, बल्कि 36 बच्चे, माएँ, पिता उनके सब छूट गए, और उनमें से ज़्यादा सभी बच्चे गुलामी में पैदा हुए थे, सब दिल्ली से छूटे। तो हमारा भारत की न्यायपालिका से, भारत के लोकतंत्र से और ज़्यादा लगाव हो गया, और विश्वास हो गया कि हम कर सकते हैं अगर चाहें तो हम। तो वहाँ से हमें रास्ता मिल गया। तो चिंगारी तो मिली बचपन में और 26-27 साल की उम्र में हमको पूरा रास्ता साफ नज़र आ गया। अपने जीवन का लक्ष्य भी निश्चित हो गया कि हम अपने जीते जी बच्चों का शोषण ख़त्म करके ही दम लेंगे। हर बच्चे को बच्चे की तरह रहना चाहिए।
आपके जीवन का यही टर्निंग पॉइंट बेसिकली यही रहा कि यहाँ से जब आपने फिर पढ़ाई अपनी इंजीनियरिंग की, इस पे मुझे सर दुष्यंत कुमार की एक पंक्ति याद आती है, ये आप सबके लिए भी है कि कौन कहता है कि आकाश में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। और देखिए कितना बड़ा परिवर्तन आया। जी, आप में से कोई सवाल पूछना चाहता है? अपना नाम बताएं। मेरा नाम शर्मीन रजब है, मैं रुक्मणी देवी जयपुरिया पब्लिक स्कूल राजपुर रोड की छात्रा हूँ जी। तो मेरा सवाल यह है कि आपने बाल अधिकारों के हित में बहुत सारे कार्य किए हैं और आप बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा है, तो आप अपना प्रेरणा स्रोत किसको मानते हैं? बताऊं? सच्ची सच्ची बताऊं? यस। मेरा प्रेरणा स्रोत शर्मीन है एक तो, दूसरी आद्या है, तीसरा सत्यम है, और कौन था? शुभांकर है। और ये तो वो हैं जो बोल चुके अभी, और जो नहीं बोले वो भी मेरा प्रेरणा स्रोत हैं। पता है क्यों? क्योंकि आपके चेहरे पर जो ईमानदारी की मुस्कान है, जो सच्चाई है, प्योरिटी है, पवित्रता है आपकी आंखों में, वो दुनिया में हमारी उम्र के किसी आदमी में मुझे देखने को नहीं मिली। बड़ी उम्र में होते होते वो चेहरा, वो आंखें बड़ी नकली हो जाती हैं, क्योंकि हमें सिखाया जाता है झूठ बोलना ना। किसी को प्यार करो ना करो, मुझसे बोला हो आई लव यू, आई लव यू, ओह सो गुड टू मीट यू, वाह गुड टू मीट यू। अरे गुड टू मीट यू, मन में सोच रहा है कि भागे यहाँ से मरे और हम कहें गुड टू मीट यू, सो गुड टू सी यू। अच्छा, ऐसी झूठ बोल रहे हैं आर्टिफिशियल, लेकिन तुम लोग ऐसा आर्टिफिशियल नहीं हो अभी तक, इसलिए सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत मेरे। और होने की भी कोशिश नहीं करना, बिल्कुल जिसे कहते हैं। अब ये तो खुद बहुत मेहनत करनी पड़ेगी ना बहन जी। जी, तो ये बच्चा बहुत बेचैन है, उत्सुक है। हाँ, खड़े हो जाओ। कब इसकी बारी आएगी? आ गई बारी। आ गई। नमस्कार सर। नमस्कार। मेरा नाम सरबत है, मेरे पास आपके लिए एक प्रश्न है। हाँ हाँ जरूर। क्या हम सब उन बच्चों के लिए कुछ कर सकते हैं जिनके पास घर नहीं है? बहुत बड़ा मुश्किल सवाल है, लेकिन ये बात सारे बच्चे आज ही अपने माता पिता को अगर बोलेंगे, दोस्तों को बोलेंगे, रिश्तेदारों को बोलेंगे कि हम तो बहुत खुशनसीब हैं कि हम तो अच्छे घर में रह रहे हैं, छोटे में रह रहे हैं, बड़े में रह रहे हैं, कम से कम छत तो हमारे ऊपर है। लेकिन बहुत सारे बच्चे सड़कों पे रह रहे हैं, खुली आसमान के नीचे। इतनी बुरी हालत थी दिल्ली की, अभी सुधर रही है अभी पोल्यूशन की वजह से, तो तब भी वो बच्चे बहुत सारे सड़कों पर कहीं ना कहीं रह रहे थे, आदमी भी रह रहे थे, माँ बाप भी उनके। तो हमें ये बात उठानी चाहिए बार बार समाज में। और थोड़े जो बड़े बच्चे हो जाते हैं जिनके पास टेलीफोन है, और टेलीफोन में बहुत बड़ी ताकत है आजकल, वो ताकत है सोशल मीडिया की ताकत। वो ताकत है 4-6 बटन 10 बटन दबाओ तो कोई भी चीज़ कहीं की कहीं पहुंच सकती है। आप लोग प्रधानमंत्री जी को लिख सकते हो, आप राष्ट्रपति जी को लिख सकते हो, आप चीफ मिनिस्टर को लिख सकते हो, आप सबको लिख सकते हो, बड़े से बड़े नेता को, सामाजिक कार्यकर्ता, धर्मगुरुओं को लिख सकते हो आप कि भाई ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, सब गिरजाघर वगैरह हैं, इसमें भी बच्चों को रात को सुलाया जाए अगर सड़क पे हैं तो। जिस दिन मुल्क में या दुनिया में हर बच्चे को ये लगने लगे कि, चाहे वो मुसलमान का बच्चा हो, उसको लगे कि बगल में मंदिर है और रात को मैं सर्दी से ठुठर रहा हूँ, या कोई मेरी छेड़खानी कर रहा है, अगर लड़की को लगे तो वो सीधे मंदिर में घुस जाए, हिंदू बच्चे गिरजाघर में घुस जाएं, ईसाई लोग उसको गले लगा लें, सब बच्चे ये महसूस करें कि वो वहाँ महफूज हैं, तो भी हम लोग इस बुराई से निजात पा सकते हैं। तो आप अपनी आवाज़ उठाइए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप इस गंभीर समस्या के बारे में इतनी कम उम्र में सोच रहे हो, और इस सोच को ख़त्म मत करना, आगे बढ़ाना, आगे बढ़ाना। हो सकता है कि तुम इस समस्या का समाधान करो, बड़े होने के बाद ऐसी जगह पे पहुंच जाओगे जहां कोई भी बच्चा बिना घर के नहीं रहेगा, और ये संकल्प मन में रखोगे तो गुरुद्वारे जाते हो ना, वो क्या कहा उन्होंने, कहा कि 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं तब गोविंद सिंह नाम कहूं। इतनी ताकत आनी चाहिए, 1.25 लाख के बराबर। कैलाश जी, 1998 में ग्लोबल मार्च अगेंस्ट चाइल्ड लेबर ये ऑर्गेनाइज किया था आपने, जिसमें लैटिन अमेरिका, केप टाउन, मनीला वगैरह सब शामिल थे, और ये बहुत सुनने में ही मुश्किल लगता है। यहाँ बैठकर आपने कैसे इस चीज़ को रूपरेखा बनाई और इतने बच्चे शामिल हुए और वहाँ तक पहुँचे, यूएनओ तक पहुँचे? जी, तो मैंने जैसा कहा राष्ट्रीय जी की, सपना देखना है तो बड़ा देखो,
तो अगर कुछ बदलना है तो अपने घर के बाहर की नाली भी साफ करो, छोटी छोटी चीज़ भी ध्यान रखो काम करने में, लेकिन सपना देखने में तो कोई रोक नहीं, बड़ा देखो। तो मैंने सपना देखा कि सारी दुनिया से अगर बाल मजदूरी ख़त्म करनी है तो इसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय कानून चाहिए। 1996-97 तक मैं समझ गया कि दुनिया के ज़्यादातर देशों में कानून नहीं है और कोई इंटरनेशनल लॉ भी नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय कानून भी नहीं है। तो कैसे हो, हम तो किसी देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री नहीं है, मंत्री भी नहीं है, संतरी भी नहीं है, कुछ नहीं है, साधारण आदमी है भारत के। तो ये सपना तो इतना बड़ा देख लो, लेकिन उसको पूरा कैसे करो। तो अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाने के लिए आप किसी सरकार के हेड हों, प्रधानमंत्री हों, और फिर संयुक्त राष्ट्र संघ में कहें और 10-5 लोगों को और तैयार करें, राष्ट्रपतियों प्रधानमंत्रियों को, तब आप अंतर्राष्ट्रीय कानून बनवा सकते हो। तो हमने कहा नहीं भाई, ऐसा नहीं चलेगा। हम ऐसा करते हैं कि एक यात्रा निकालते हैं, केप टाउन से एक शुरू करी नेल्सन मंडेला के आशीर्वाद से, और जहाँ वो जेल में बंद थे उस जेल के सामने से, एक शुरू की हमने मनीला से, और एक शुरू की सौ पालो से, लैटिन अमेरिका से, ब्राज़ील से। और तीनों यात्राएं समानांतर चलीं लगभग 6 महीने तक, और फिर यूरोप में आके मर्ज हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो जिनेवा में एक हेडक्वार्टर है उसमें, और वहाँ सोचो कि 103 देशों में हम चले, 15 मिलियन लोगों ने भाग लिया, मतलब 1.5 करोड़ लोगों ने सब मिलाकर, और ज़्यादातर बच्चे थे, आपकी उम्र के बच्चे थे, स्कूली बच्चे, कॉलेज के बच्चे। और उन सब ने कहा अंग्रेजी में, नो मोर टूल्स इन टाइनी हैंड्स, वी वांट बुक्स, वी वांट टॉयज, नो मोर गन्स इन टाइनी हैंड्स, वी वांट टॉयज, वी वांट पेंसिल्स, वी वांट बुक्स। हमारे हाथ में हमें बंदूकें मत दो, हमारे हाथों में हमको औजार मत दो, हमारे हाथों में किताबें चाहिए, पेंसिल चाहिए, खिलौने चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? तो यही बात सबने करी। और जब हम पहुंचे जिनेवा में, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है, उसकी महासभा में, तो सारे संसार के सरकारों के नेता मौजूद थे, और सब लोगों की आंखों में आंसू आ गए जब बच्चे वहाँ घुसे। पहली बार इतिहास में उनको मौका मिला बच्चों को अंदर घुसने का, संयुक्त राष्ट्र संघ के भवन के अंदर, जो कभी हुआ नहीं था। लेकिन मैं हमेशा भरोसा करता था कि सच्चाई की आवाज़ से ज़्यादा शक्तिशाली आवाज़ कुछ नहीं होती, और बच्चों की आवाज़ सच्चाई की आवाज़ है, और सच्चाई की, प्योरिटी की आवाज़ के आगे दुनिया में किसी भी सरकार की आवाज़ नहीं टिक सकती अगर वो गलत काम कर रहा है। तो जब बच्चे वहाँ पहुँचे तो सब रुआं से हो गए। बच्चों ने ये बात कहा, हमारे एक बच्चे ने मंच पे खड़े होकर कहा, नेपाल का बच्चा था, कि मैं नहीं मानता कि दुनिया इतनी गरीब है कि हमारे हाथों से औजार हटाकर किताब नहीं दे सकती। तो ताली बजाई लोगों ने, और उसी दिन तय हो गया कि एक अंतर्राष्ट्रीय कानून के लिए प्रस्ताव पास होगा जो बच्चों की गुलामी, बच्चों की वेश्यावृत्ति, बच्चों को बाल मजदूरी जो खतरनाक उद्योगों में है वो, बच्चों से अपराध कराना, बच्चों को सैनिक बना देना, बाल सैनिक वगैरह, ये सारी बुराइयां, सारे अपराधों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय कानून बनेगा। 1 साल के अंदर वो कानून बन गया। लोगों ने कहा, कैलाश जी ये किसकी ताकत से कानून बना? था जी। तो मैंने कहा ये बच्चों की ताकत से बना। भाई बच्चों की ताकत से सब कुछ हो सकता है ना। और तब उस साल या उसके 1 साल बाद जब जांच कराई गई तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने पता लगाया कि 26 करोड़ बच्चे बाल मजदूरी करते हैं संसार में 2000 में, सन 2000 में। 2018 आते आते ये संख्या घट के 15 करोड़ रह गई, 26 करोड़ से 15 करोड़ रह गई संसार में। तो वो जो बच्चा जूतों पे पॉलिश कर रहा था मेरी 5.5 साल की उम्र में, जिसको मैं कुछ नहीं कर पाया, मैंने कोशिश की कि कम से कम 11 करोड़ बच्चों को पिछले 15 सालों में उससे निजात मिली, इस बुराई से दुनिया की, और 15 करोड़ रह गए। तो जब तक एक भी बच्चा आज़ाद नहीं हो जाता तब तक मैं दुनिया को सभ्य सुसंस्कृत आज़ाद दुनिया नहीं मानता। मेरी दुनिया तभी सभ्य और सुसंस्कृत मानी जाएगी जब दुनिया का प्रत्येक बच्चा आज़ादी से अपना बचपन गुजार सके। नमस्ते सर, मेरा नाम खुशबू भारद्वाज है और मैं IMS गाजियाबाद में BGMC की स्टूडेंट हूँ। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको पूरे करियर में किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, और क्या कोई एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिससे आपको लगा कि आपको बैकआउट कर लेना चाहिए? देखो,
कठिनाइयाँ बहुत रहती हैं इस तरह के काम में। जब आप कोई नया विचार लाते हो तो वो स्वीकार नहीं होता, और जैसा मैंने कहा कि उस समय तो ये मुद्दा ही नहीं था, लोग जानते भी नहीं थे, सोचते थे कि ज़िंदगी का हिस्सा है। जैसे हज़ारों साल तक ये माना गया कि लड़कियां, औरतें पुरुषों से कमतर हैं। आज भी हमारे समाज में मानसिकता बदली नहीं है पूरी तरीके से। सभ्य घरों में भी खाना क्या पकेगा, प्रॉपर्टी कौन सी खरीदी जाएगी, ये फैसले आदमी करते हैं, आदमियों से पूछ के किए जाते हैं। औरतें अपने आप ये फैसले आज भी नहीं कर पाती हैं। तो बहुत ऐसे ही चलता है समाज की मानसिकता का। बच्चों के मामले में भी ये मानसिकता कि गरीब के बच्चे हैं, काम कर रहे हैं, चलो कोई बात नहीं है। तो मानसिकता के खिलाफ लड़ाई सबसे मुश्किल लड़ाई होती है, और आज भी हमें हर स्तर पर लड़नी पड़ेगी। दूसरी चीज़ ये मैं अपने लिए कहूँ, जो गांधी जी ने कहा था वो थोड़ा बहुत सब परिवर्तनकारियों पर, चेंज मेकर्स पर लागू होता है। उन्होंने कहा कि पहले वो आपको इग्नोर करेंगे, फर्स्ट दे विल इग्नोर यू, देन दे विल लाफ एट यू, मजाक करेंगे आपका, देन दे विल अपोज यू, फिर वो आपका विरोध करेंगे, एंड फाइनली यू विल विन, आखिरी में आप जीत जाओगे। ये गांधी जी ने कहा। हमारी ज़िंदगी में जब हम इस बुराई के खिलाफ लड़े तो सबसे पहले इसके बारे में चेतना नहीं थी, जानकारी नहीं थी। हमारी बात पे लोगों ने अनसुना किया कई साल तक। सब मेरे दोस्तों ने कहा कि ये कैलाश पागल हो गया है कि ये इंजीनियरिंग का इतना बड़ा जॉब छोड़कर, और स्पेशलाइज्ड इंजीनियर है किसी चीज़ में, वो जा रहा है ऐसे काम में जो इशू ही नहीं है। मेरे घर वाले जो थे, मेरी माँ विधवा थी, उनकी समझ में नहीं आता था, वो रोती थी, वो कहती थी मैं अपना गहने बेच रही हूँ, घर बेच रही हूँ, छोटा सा घर था हमारा, तुम यहाँ अनाथालय खोल लो, गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोल लो अगर चाहते हो, लेकिन तुम जो बात कर रहे हो वो बात समझ में नहीं आ रही। क्योंकि मैं बात कर रहा था बच्चों की आज़ादी की, उनकी इज्जत की, उनकी गरिमा की, उनके बचपन की, उनके भविष्य की, और वो सिर्फ चैरिटी से नहीं हो सकता था कि मैं अनाथालय खोल लूँ। मैं चाहता था कि जहाँ से ये बुराई पैदा होती है वहीं उसका खात्मा भी किया जाए। तो बहुत अलग सोच था। बच्चों के अधिकार का कोई कल्पना नहीं करता था, हम बच्चों के अधिकार की बात कर रहे थे। तो ये इग्नोर किया लोगों ने। फिर लोगों ने विरोध शुरू किया। विरोध में मेरे 2 साथी शहीद हो गए, मेरे ऊपर हमले हुए, मेरे घर में आग लगा दी गई, मेरे बच्चों पे हमले हुए। ये सब होता रहा। इसके बावजूद भी हम नहीं टिके। और मैं ये मानता हूँ कि जितनी बार उन्होंने मुझे जान से मारने की कोशिश की या मुझ पर हमले किए, उतनी बार जब मैं अस्पताल में कभी बेहोशी में हो जाता था ना, ज़्यादा खून निकल गया सिर से, तो थोड़ा होश आया, तो मैं मुस्कुराया, देखा, मैंने कहा मैं मरा नहीं हूँ, इसका मतलब मेरा कुछ नहीं बिगड़ा। जब मरे नहीं तो कुछ नहीं बिगड़ा। तो डॉक्टर ने पूछा आप मर जाते तो? मैंने कहा मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ना था, मैं तो चला गया संसार छोड़कर, अब जिसका बिगड़ेगा बिगड़ेगा। तो खैर, तो इसलिए आप जब तक जिंदा हैं तब तक कुछ भी नहीं खोया आपने, क्योंकि जो कुछ आपको मिला वो यहीं मिला, और कुछ छूट गया तो यहीं से छूट गया थोड़ा बहुत, फिर वापस आएगा, कुछ और ज़्यादा बड़ा वापस आ जाएगा। तो ये सोचते सोचते हम आगे बढ़ते चले गए, और धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट ने भारत के हमारी बात सुनी, सरकारों ने बात सुनी, समाज के लोगों ने बात सुनी, चेतनाशील पत्रकारों ने हमारी बात सुनी, अखबारों में, इसी आकाशवाणी ने हमारी बात सुनी। सबसे पहले जिन लोगों ने ऐसे मुद्दों की आवाज़ को आवाज़ बनाया देश के अंदर, वो आप लोग हैं, आकाशवाणी के लोग हैं। मैं आकाशवाणी को बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और शुक्रगुजार हूं कि जब बड़े से बड़े ताकत में बैठे हुए लोग हमारी बात नहीं सुन रहे थे, तो आकाशवाणी ने कभी चलो कैलाश जी आप कुछ बोलना चाह रहे हो तो चलो यहाँ आके बोल दो। तो जब हमने बोलना शुरू किया तो लाखों लोगों में बात चली गई और फैलती गई। तो सब लोग ऐसे सहयोगी बने और धीरे धीरे करके देश में विदेश में ये बात फैल गई। तो कठिनाइयाँ हमेशा, पुरानी कहावत है, कोई नई बात नहीं कह रहा हूँ मैं, परीक्षा होती हैं। और मैंने कभी इसलिए ये सोचा नहीं कि मैं छोड़ दूंगा कोई चीज़, क्योंकि मुझे ये भी नहीं लगा कि मैंने कोई चीज़ पकड़ रखी है। मेरा कोई ये करियर नहीं है, मेरी ज़िंदगी है ये। जब तक हर एक बच्चे के चेहरे पर मुस्कान मैं नहीं देखता, मुझे तसल्ली नहीं मिलती, चैन नहीं मिलता। ये सोते जगते मेरा एक ज़िंदगी का मकसद है। तो अगर आप मकसद ही वो बना लें तो फिर छोड़ोगे कैसे आप? अगर मकसद छूट गया तो आप ही छूट गए। तो अपने आप से मैं थोड़ी छोड़ दूंगा अपने आप को। मैं तो जी इसीलिए रहा हूं और मरूंगा भी नहीं तब तक जब तक कि मैं इस मकसद को हासिल नहीं कर लेता। नमस्कार सर मेरा नाम पीयूष है। सर जैसे आपको पता ही है कि पुरस्कार मिलने के बाद कितनी खुशी होती है।
सर आपको जब नोबेल पुरस्कार मिला तो आपको खुशी हुई कि नहीं? स्वीट। बहुत अच्छा। मुझे नोबेल पुरस्कार मिला, आपको खुशी हुई कि नहीं हुई? सर हुई। सच्ची हुई? यस सर। अच्छा। और उस पुरस्कार को सर आपने राष्ट्र को समर्पित कर दिया फिर? देखो, इनको एक रहस्य बता दूं कि मैं जब 6-7 साल का था तब मैंने नोबेल पुरस्कार का नाम सुना और तब से मेरे मन में एक बहुत बड़ा सपना था। आप सोच रहे होगे नोबेल पुरस्कार लेने का सपना, क्यों? नहीं, मेरा सपना था कि एक किसी नोबेल शांति पुरस्कार विजेता से मैं मिलके उनसे हाथ मिलाऊं और उनके साथ फोटो खिंचवा लूं और वो फोटो लेके मैं अपने घर, बाहर, आंगन, बाहर सब जगह टांग दूंगा। और तुम लोग सुन के हैरान हो गए कि 50 साल तक मैंने इसका इंतजार किया। 50 साल तक मुझे कोई नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नहीं मिला जिसके साथ मैं फोटो खिंचवा सकूं। 50 साल बाद मुझे दलाई लामा मिले, जर्मनी में, वो भी यहाँ तो नहीं मिले। तो वो आए, मंच पर बैठे, हम भी मंच पर थे। बच्चों के मामले में कुछ बात थी, मानवता के मामले में। तो वो आए तो मुझे भारतीय समझ के उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया, बैठे रहे। तो मेरे पूरे, जैसे गूज़बम्प्स कहते हैं ना, वो पूरा मैं रोमांच आया मेरे पूरे शरीर में और मैं इधर उधर देख रहा हूँ। तो दलाई लामा मेरा हाथ पकड़े हुए पूछ रहे हैं, भाई यंग मैन आप क्या देख रहे हैं? तो मैं कैसे बताता कि मैं एक फोटोग्राफर ढूंढ रहा हूँ। और उस समय ये नहीं होते थे ना तुम्हारे कैमरे जिससे धड़ धड़ फोटो खींच लो, सेल्फी वेल्फी सब खींच लो, ऐसा होता नहीं था। तो कोई फोटोग्राफर वहाँ नहीं था, तो मैं बहुत दुखी हुआ। और बाद में मैंने ये कहानी कई बार दलाई लामा जी को सुनाई। अब तो वो मेरी मित्रता उनके साथ बहुत अच्छी है, तो मेरे पिताजी की तरह भी हैं, वो बहुत सम्मान करता हूँ। तो एनीवे, तो जिस दिन मुझे ये नोबेल पुरस्कार मिला और किसी ने कहा, एक पत्रकार ने, आपकी बिरादरी से किसी ने, कैलाश जी नोबेल प्राइज, तो मैं अपने ऑफिस में बैठ के कंप्यूटर पर जर्मनी जाने के लिए सबसे सस्ते टिकट ढूंढ रहा था। जर्मनी मुझे किसी ने बुलाया था। जब उसने कहा तो वो इतना ज़्यादा भावुक हो गए कि वो पूरा सेंटेंस नहीं बोल पाए, वो पत्रकार महोदय। उन्होंने कहा कैलाश जी नोबेल प्राइज। तो मैंने सोचा कि किसी को नोबेल प्राइज मिला है, तो मैंने आप देखा ना ताव, मैंने अपना तुरंत फ़ोन निकाला, स्मार्टफोन है ना, स्मार्टफोन निकाला। मैं अपने जल्दी से, इससे पहले कि मेरे सब लोग आते, ऑफिस के लोग आ गए और बहुत चिपटने लगे बाद में, लेकिन उससे पहले मैं अपने बाथरूम में घुसा, वहाँ शीशे के सामने खड़ा हुआ और मैंने सोचा यार पहली फोटो तो ले लूँ नोबेल पुरस्कार विजेता के साथ। तो 10-15 सेल्फी सेल्फी ले ली। लेकिन चूंकि ये पुरस्कार आपने कहा अभी, मैंने सोचा कि इतिहास में पहली बार बच्चों के मुद्दे को लेकर शांति पुरस्कार मिला है 2014 में। 100 साल से ये चल रहा है, लेकिन बच्चों को बचाए बगैर, बचपन को बचाए बगैर शांति नहीं हो सकती दुनिया में। इसको उन्होंने पहली बार स्वीकारा। तो मेरे लिए बहुत गर्व और खुशी की बात थी, बच्चों के कारण मुझे तो खुशी हुई। तो मैंने सोचा कि ये पुरस्कार अकेला मेरा नहीं है। मैं जब उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति जी से मिला, प्रधानमंत्री जी से भी मिला, दूसरे दिन ही तीसरे दिन, तो सबने बुलाया। तो राष्ट्रपति जी बहुत भावुक हो गए, प्रणब मुखर्जी जी, और उन्होंने कहा कि सत्यार्थी जी, क्या आप जानते हो कि 100 साल बाद भारत की धरती पर कोई नोबेल मेडल लेके आएगा? पहले भारतीय, हाँ। भारतीय बाहर जो रह चुके हैं उसमें तो लोग हैं, हाँ। लेकिन भारत में जन्मे पहले भारतीय हैं जो जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित। शांति पुरस्कार, शांति पुरस्कार। पहले थे हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी, जिनको शांति का नहीं बल्कि साहित्य का मिला था। बहुत महत्वपूर्ण है और गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर हम सबके लिए पूज्य हैं। तो उन्होंने बताया, राष्ट्रपति जी ने, कि वो पुरस्कार पहला आया भारत में साहित्य के लिए, लेकिन वो चोरी हो गया। तो आज 125 करोड़, उन्हीं के यही शब्द थे कि आज 125 करोड़ भारतीयों की इस महान धरती पर एक भी नोबेल मेडल नहीं है। शांति का मेडल तो और बड़ी बात है। तो मैंने कहा कि मेरे मन में आया, मैंने कहा अच्छा जी धन्यवाद, मिलाए हम। तो मैं और मेरी पत्नी और मेरे बच्चे रास्ते में कार में बैठ के सोचते रहे कि यार ये पुरस्कार कैलाश सत्यार्थी अकेले को तो नहीं होना चाहिए, ये तो पूरे भारत के लिए है, हर भारतीय का पुरस्कार है। तो मैंने एक चिट्ठी उनको लिख के दे दी कि मैं मानता हूँ कि ये पुरस्कार मेरा नहीं है, चूँकि भारत में पहली बार आ रहा है ये मेडल और रखा जाएगा। तो मैंने कहा कि मैं आपके माध्यम से राष्ट्र को समर्पित करना चाहता हूँ। तो उन्होंने फिर बुला लिया मुझे और बोला ये चिट्ठी आपने लिखी है? मैंने कहा मेरे हाथ की लिखी हुई चिट्ठी है, मैंने फैसला कर लिया। तो आश्चर्यचकित रह गए। 100 साल के नोबेल पुरस्कार के इतिहास में किसी भी पुरस्कार विजेता ने
सोचा होगा या नहीं सोचा मुझे पता नहीं, लेकिन किसी ने अपने राष्ट्र को समर्पित नहीं किया था। पहली ये घटना थी, तो मैंने कहा भारत में होनी चाहिए ये घटना। तो उन्होंने मना कर दिया शुरू में, लेकिन बाद में मैं उनका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि प्रोटोकॉल वैसा कुछ नहीं था कि राष्ट्रपति किसी से कुछ ले ले। तो उन्होंने अंत में जब मैं लेके आया मेडल, तो मैंने उनको बोल दिया था, उनके ऑफिस को, कि मैं इसको महात्मा गांधी जी की समाधि पर राजघाट पर रख दूंगा, मैं अपने घर में नहीं रखूंगा, क्योंकि पूरे भारतीय इसके हकदार हैं। तो कुछ सोचा उन्होंने, और बाद में उन्होंने एक नया प्रोटोकॉल बनाया और पुरस्कार अपने पास लेना स्वीकार कर लिया। तो हम राष्ट्रपति भवन में ले जाके उनको दे दिए। तो मैंने कबीरदास की एक पंक्ति वहाँ दोहरा दी, मेरा मुझ में कछु नहीं, ये भारत के लिए है, आपके लिए है। मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कछु है सब तोर, और तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। मेरा क्या गया है जो कुछ है, तो वो वहीं रखा हुआ है, अभी राष्ट्रपति भवन के म्यूजियम में रखा है। तो मैं भी उसको छू नहीं सकता हूँ, देख सकता हूँ, और आप भी उसे देख सकते हैं, क्योंकि वो आपकी अमानत है। और वो राशि भी आपने कुछ संस्थाओं को दे दी थी। तो जब वो वहाँ पुरस्कार की घोषणा हुई, कई करोड़ रुपए थे, इतने करोड़ रुपए मैंने छुए नहीं, देखे नहीं। बैंक में नौकरी करता होता तो फिर भी देख लेता या छू लेता पैसे, मेरे जीवन में तो मैंने देखे नहीं। जब ये हुआ घोषणा, तो उन्होंने पूछा कि भाई, एक इंटरव्यू में किसी ने पूछा, CNN में वो लाइव इंटरव्यू होता है बाद में पुरस्कार की शाम को, तो उन्होंने पूछा कि ये बहुत आपकी घर की ऐसी स्थिति नहीं है कि बहुत ज़्यादा अमीर हों, तो और संगठन भी मेरा छोटा सा था। तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बात है कि आपको ये इतनी बड़ी धनराशि मिली है, और उसका इस्तेमाल आप कर सकते हो परिवार के लिए, चाहो परिवार के लिए, संगठन के लिए। उन्होंने सोचा मैं संगठन के लिए दूंगा। तो मैंने कहा कि मैं ये घोषणा कर रहा हूँ कि ये पुरस्कार की राशि इतनी ज़्यादा है कि मेरे बस का नहीं है लेना। मैं दुनिया के सबसे ज़रूरतमंद बच्चों के ऊपर उसे खर्च करना चाहता हूँ, और अपने पास रख लीजिए आप, मैं लेके नहीं जाऊँगा ये पैसा, और मैं आपको बताता रहूँगा कि किसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में, भारत में, पाकिस्तान में, जहाँ भी मेरे बच्चे हैं, सब मेरे बच्चे हैं जो ज़रूरतमंद हैं, मैं उनके ऊपर खर्च करूँगा। तो हैरान हो गए वो लोग, ये भी किसी ने पहले वहाँ नहीं किया था। तो हर महीने वो चिट्ठी लिखते थे, भाई अपना पैसा ले जाओ, इसमें ब्याज और बढ़ता जा रहा है। हमने कहा और अच्छा हो रहा है। बाद में फिर हमने उसको संस्थाओं के माध्यम से दे दिया। नमस्कार सर, मैं गुंजन शर्मा IMS गाजियाबाद में मैं पढ़ती हूँ। सर, मेरा एक छोटा सा सवाल है आपसे। मैं अपने आप से बहुत दुखी थी क्योंकि मैं एक बच्चे की मदद नहीं कर पाई। हमारे कॉलेज के वहाँ पे वो बच्चे को भीख मांगने पे मजबूर किया जाता था। मैंने उनके हाथ देखे थे, वो हाथ जला दिए जाते थे सिगरेट से। फिर उन बच्चों को कहीं ले जाया गया, पर मैं उस चीज़ से बहुत दुखी हूँ, मैं उनकी मदद नहीं कर पाई। कोई बात नहीं, तो आप मुझे बताइए कि मैं उनकी कैसे हेल्प कर पाऊँ। अगर वो मुझे कभी आगे और मिले तो। बहुत बड़ी बात है, इसको कहते हैं अंग्रेजी में कंपैशन, करुणा। जब आप दूसरे के दुख दर्द को अपना दुख दर्द मान के महसूस करने लगें, और आपके अंदर एक ड्राइव हो, एक इच्छा शक्ति जागृत हो जाए कि इस दुख दर्द को आप दूर करोगे, किसी के ऊपर दया करने के लिए नहीं बल्कि अपना दुख दर्द मानकर, तो उसको कहते हैं कंपैशन, करुणा। और करुणा से ज़्यादा शक्तिशाली कोई और चीज़ नहीं होती संसार में, और करुणा से ज़्यादा अच्छा कोई गिफ्ट नहीं है भगवान का, ईश्वर का दिया हुआ, अल्लाह मियाँ का। करुणा हमारे अंदर है, तुम्हारे अंदर है बेटा वो, तो बहुत बड़ी बात है। तुम्हारे लिए मैं ताली बजाता हूँ, उन सबके लिए भी। लेकिन तो अब क्या कर सकते हो, दुखी होने से नहीं होगा, क्योंकि असली चीज़ ये है कि सबकी सीमाएं हैं। आपने नहीं कर पाया काम उन बच्चों के लिए, और बच्चे आपको मिलेंगे। तो अगर आपको ये बच्चे मिलते हैं, आप हमारे पास भी एक हेल्पलाइन है बचपन बचाओ आंदोलन के पास, उसमें खबर कर सकते हो। आप ईमेल से लिख सकते हो, क्योंकि कानून के अंतर्गत ये बच्चे एक परिभाषा में आते हैं जिसको हम कहते हैं चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। तो ऐसे बच्चों के लिए, और वो संभव है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हों जो कहीं से चुराए गए हों, बहला फुसला के लाए गए हों, तो हमें एक चेतना के तौर पर भी देखना चाहिए कि अगर कहीं भी ऐसा बच्चा जो लग रहा हो कि उसके माँ बाप के साथ नहीं है और इस तरह की हालत का शिकार है, तो तुरंत खबर करो, 1098 पर खबर करो, जो कि चाइल्ड हेल्पलाइन है। और चाइल्ड हेल्पलाइन में जो भी फ़ोन जाएगा उसको वो उठा के फेंक नहीं सकते हैं, अलग नहीं कर सकते। अगर कहीं इस तरह के बच्चे पर आप जुल्म होते देख रहे हो, जैसे सिगरेट देख रहे हो, आपकी जलाया गया था,
तो तुम 100 नंबर पे फ़ोन कर सकती थी पुलिस को। पुलिस उस 100 नंबर के फ़ोन को भी ये नहीं कर सकती। भारत के कानून बहुत अच्छे हैं, उन कानूनों का इस्तेमाल करना चाहिए हमको। तो आप इसको अगली बार करिए ज़रूर। जहाँ भी आप इस तरह देखें, आप चाइल्ड हेल्पलाइन पर और पुलिस कंप्लेंट पर फ़ोन कीजिए, ज़रूर आपको ये मिलेगा। कैलाश जी, हमारे बीच में आरव हैं श्री राम स्कूल अरावली से। आरव ने 7,500 आम की गुठलियों को इकट्ठा करके पौधों में उन्हें परिवर्तित किया है और हरियाणा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इस प्रयास को पहचाना है। ये आपने आम की गुठलियों को कर दिया। कितनी हो गई? गुठलियों के दाम 7,500। ये कैसे आपने सोचा करने का? ज्यादातर लोग मैंगोज खाते हैं, इसलिए मैंने मैंगो का करा। आपको मैंगो पसंद है बहुत? खुद भी? हाँ, खुद भी पसंद है। बहुत बढ़िया। तो ये दुर्भाग्य था कि बहुत सारे बच्चों को नेपाल से, बिहार के कुछ हिस्सों से चुरा के, बहला फुसला के उत्तर प्रदेश के कालीन उद्योग में लाया जाता था, मिर्ज़ापुर, बनारस, भदोई में। और ये झूठ बोला जाता था कि ये बच्चे उन्हीं के बच्चे हैं। तो एक एक के घर में 15-15, 20-20, 30-30 बच्चे काम करते थे कुटीर उद्योग के नाम से। और जब भी हमारे साथी हम लोग जाते थे तो कई बार वो लोग कहते थे कि ये तो हमारे बच्चे, हम इनके चाचा हैं, ताऊ हैं, तुम कौन होती हो हमसे बात करने वाले? क्योंकि उसमें कानून में परिवार में बच्चे काम कर सकते थे। तो अब कौन डीएनए टेस्ट कराए, कौन ये फैसला करे, वहाँ मार पिटाई होने लगती थी। तो बहुत मुश्किल चीज़ थी। मैंने सोचा कि कुछ इसका समाधान ढूंढा जाए। तो एक तो समझ में ये आया कि कुछ मालिक ऐसे हैं, कुछ कारखानेदार, कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट ऐसे हैं जो कि भले हैं, उनको अगर समझाया जाए तो वो समझ सकते हैं। तो हमने बातचीत शुरू की। तो 2 लोग सबसे पहले समझे कि ठीक है, हम बाल मजदूरी के बगैर ये काम कराएंगे। लेकिन साथ साथ हमको लगा कि सामान खरीदने वाले लोगों के पास सबसे बड़ी ताकत होती है। जो आप पैंट खरीद रहे हो, शर्ट खरीद रहे हो, जूते खरीद रहे हो और सामान खरीद रहे हो, उस सामान खरीदने वाले के अंदर बहुत ताकत है। बाजार में सबसे बड़ी ताकत होती है उपभोक्ता की। तो हमने सोचा कि इनको चेतना जगाई जाए, यूरोप में, अमेरिका में, भारत में भी। तो एक तरफ तो हमने उद्योगपतियों को समझाना शुरू किया, सेंसिटाइज करना शुरू किया, और दूसरी तरफ हमने उपभोक्ताओं को। तो उपभोक्ताओं ने मांग शुरू कर दी। तो हम इंडस्ट्री के खिलाफ नहीं थे, हम नहीं चाहते थे कि भारत का या पाकिस्तान का या नेपाल का कालीन उद्योग नष्ट हो जाए। तो वो बाइकआउट की मांग करना आसान था, लेकिन एक समाधान ढूंढना सबसे मुश्किल होता है। तो हमारे मन में आया, मैंने जर्मनी में देखा था कि आम की बात की ना इन्होंने अभी, तो आम के ऊपर, केलों के ऊपर, एप्पल्स के ऊपर एक टैग, एक छोटी सी पर्ची चिपकी रहती थी। अभी भी कहीं कहीं आते हैं ना पर्ची चिपकी, केमिकल से रहित फूड हैं, इनमें किसी प्रकार का केमिकल नहीं हो, ऑर्गेनिक फूड के नाम पर। तो फेयर ट्रेड, ऑर्गेनिक फूड, इस तरह की चीज़ें उन पर लगी रहती थी। तो हमने कहा कि जब एक एप्पल पर लग सकती हैं, सेब पर, केले पर, आम पर, तो क्यों नहीं कालीन पर लग सकता ऐसा लेबल? मेरे दिमाग में आया ये। तो मैंने बातचीत शुरू की लोगों से, और तब तक दुनिया में कहीं इस तरह का सिस्टम नहीं चलता था। और अंत में हम लोगों ने एक फ़ैसला किया, जब तैयार हो गए कुछ उद्योगपति कि हम बगैर बाल मजदूरी के कालीन बनवाएंगे, उपभोक्ताओं की मांग शुरू हो गई, तो हमने ये सिस्टम ईजाद कर लिया जिसमें कई एक्सपर्ट्स लोग शामिल हुए, जिसको पहले रगमार कहा जाता था और अब उसको गुडवीव कहते हैं। और गुडवीव पहला सोशल लेबल या कोई पर्ची थी किसी भी सामान के ऊपर जो ये गारंटी देती थी कि ये गलीचा बाल मजदूरी से नहीं बना है। तो देखते देखते वो फैल गया दूसरे उद्योगों में भी, दूसरे देशों में। अब दुनिया भर में ये पढ़ाया जाता है, ये प्रयोग, और ये इनोवेशन कहते हैं इसे, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का, कि हमने कुछ चैरिटी नहीं की, लेकिन हमने एक आइडिया किया। तो आप देखो क्या हुआ उसका परिणाम, कि भारत, पाकिस्तान और नेपाल 3 देशों में मिलाकर 10 लाख बच्चे बाल मजदूरी करते थे एक अध्ययन के मुताबिक। वो अध्ययन किया अमेरिका सरकार ने, और फिर अमेरिकी सरकार ने 15-16 साल बाद फिर अध्ययन किया। तो पता लगा कि वो संख्या जो 10 लाख थी वो घट के अब 2 लाख रह गई है। 8 लाख कम बच्चे गलीचा बनाने में काम करते हैं। और चूंकि गलीचे का एक्सपोर्ट नहीं घटा, तो इसका मतलब ये था कि बच्चों के बजाय कम से कम 8 लाख वयस्कों को रोजगार मिल गया। तो कितनी बड़ी बात हुई, 8 लाख लोगों को
मैंने बिना कोई फैक्ट्री खोले हुए एम्प्लॉयमेंट दिलाने में योगदान दिया। मैं ये तो नहीं कह रहा हूं मैंने दे दिया, लेकिन योगदान दिया। तो आइडिया की कीमत है ना भाई। नए नए आइडिया सोचो, समाधान करने का आइडिया, समस्या खड़ी करने के भी आइडिया लोग सोचते हैं, आप समाधान करने का आइडिया सोचो। नमस्कार सर, मेरा नाम ईशा है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपको नोबेल प्राइज़ जब मिला उससे पहले आप क्या चाहते थे कि आपको नोबेल प्राइज़ मिले? मैंने कभी नहीं सोचा था, क्योंकि इतने बड़े बड़े लोगों के नाम नोबेल प्राइज़ के लिए चलते हैं हर साल। दर्जनों राष्ट्रपतियों के, प्रधानमंत्रियों के नॉमिनेशन किए जाते हैं हर साल। बड़े बड़े साधु संतों के, पोप के, किसी किसी के नाम होते हैं। भूतपूर्व राष्ट्रपतियों के, प्रधानमंत्रियों के नाम होते हैं, और साधारण लोगों के बहुत कम होते हैं। सब प्रसिद्ध ऐसे लोग हैं। तो आप सोचो कि जब मैं तो सोच भी नहीं सकता था, लेकिन जिस दिन मुझे मिला तो मुझे तो बड़ा सरप्राइज हुआ। गूगल के इतिहास में जो गूगल सर्च होता है ना, आपके नोबेल पुरस्कार के बाद वो सर्च इंजन कई मिनटों के लिए जाम हो गया, क्योंकि दुनिया में करोड़ों लोगों ने, भारत अकेले में करोड़ों लोगों ने कैलाश सत्यार्थी ढूंढना शुरू कर दिया, क्योंकि किसी को नाम नहीं मालूम था कैलाश सत्यार्थी कौन है, और अचानक पहला भारतीय जिसको नोबेल शांति पुरस्कार मिल रहा है। तो बहुत इस पे सर्च हो गई, गूगल सर्च इंजन रुक गया, हाल्ट हो गया बहुत देर के लिए। तो कई चीज़ हुई, मैंने कभी सोचा नहीं था, लेकिन चूंकि अब मुझे मिल गया तो मैं सोचता हूँ आपको भी मिल जाए, आपको भी मिल जाए। इसके लिए सब प्रयास करो। मैं इसीलिए अपने पूरे संगठन से मैंने कह रखा है कि बच्चे किसी भी वक्त कहीं भी मुझसे मिल सकते हैं, उनके लिए कोई रोक टोक नहीं है मेरे पास मिलने की। बहुत लोग समय लेते हैं, जिनमें विदेशी भी बहुत होते हैं, कई देशों के राजदूत होते हैं, हमारे देश के भी पार्लियामेंट मेंबर्स वगैरह होते हैं, तो देख के समय देना पड़ता है। लेकिन मैंने कहा कोई भी हो, लेकिन बच्चे अगर मुझे फ़ोन करें, चिट्ठी लिखें, मेरे पास आना चाहें, तो उनके लिए कोई रोक टोक कभी नहीं होगी। घर में नहीं होगी, स्कूल में नहीं होगी, ऑफिस में नहीं होगी, बाहर नहीं होगी, कहीं नहीं होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कैलाश जी कि आप वक्त निकाल कर यहाँ पर आए और इन बच्चों के साथ आपकी ये अंतरंग बातचीत हुई। बहुत सारी बातें आपने बताई जो मुझे उम्मीद है कि ये बच्चे आज कुछ सीख यहाँ से लेकर ज़रूर जाएंगे, जो आगे उनके लिए, उनके भविष्य के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगी। बहुत धन्यवाद आप लोगों का, सबका बहुत धन्यवाद।